हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ना हम आपके लिए लेकर के आए हैं कूलम्स लॉ पे बेस्ड जो है ना सवाल। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से जो है ना कुछ भी नहीं होगा। आप अगर ये चाहते हैं कि फिजिक्स में हम जो है ना थ्योरी पढ़ के कुछ कर लेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग जो है ना बहुत सारा सवाल करेंगे, बहुत वैरायटी का, और अंतिम में जो है ना नीट का सवाल करेंगे, नीट लेवल का और जेई लेवल का। देखते हैं ठीक ना कि सवाल हम लोग करते हैं। देखिए, तो पहला सवाल हम आपको बोल रहे कि भाई देखिए पहला सवाल कैसा है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शायद आपको समझ में आया होगा, जो आप जो है ना इसके पीछे जो लेक्चर देखे होंगे। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो है ना पूरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सवाल ही करेंगे और कुछ नहीं। आपको मजा आने वाला है। चलिए देखिए, तो पहला सवाल मेरा, देखिए यह सवाल है ठीक ना। यहां पे हम चार्ज रखें क्यू, यहां पे भी चार्ज रखें क्यू, और यहां पे भी चार्ज रखें क्यू। ये क्या है? ए बी और सी इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा देखने में नहीं लग रहा है, चलिए इसको बनाते ताकि देखने में भी लगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए तो ये ए है, यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां बी है, यहां भी क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहां सी है, यहां भी क्यू चार्ज रखा हुआ है। और ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड ए और ए है। हम बोल रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी। हम बोल रहे हैं कि सी पे जो है ना, इस सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है क्यू, इस पर आप जो है ना हमको नेट फोर्स बताइए कितना होगा। देखिए तो कैसे करेंगे? एफ नेट निकालना है, एफ नेट जो है हमको निकालना है। तो चलिए, अच्छा यहां पे जो क्यू चार्ज है, यहां पे जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इस पर फोर्स लगेगा। आपको पता है ना क्या होगा कि इस चार्ज के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वो ऐसे होगा नहीं। और हम बोल रहे हैं इसको F1 बोल रहे हैं। और अगर ये F1 का मान क्या होगा तो K Q बटा A स्क्वायर। नहीं, कूलम यही बोलता है ना कि कूलम्स का नियम क्या बोलता है कि F जो लगेगा इस पर, ये दोनों चार्ज K इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, यही होगा ना। और ये कैसा नेचर होगा तो रिपल्सिव होगा, ये रिपल्सिव होगा ना। मतलब क्या होगा? ये इसको दूर भगाएगा, बोलो भागो भाई यहां से। ये क्या? इस पर भी फोर्स लगाएगा ना ऐसे करके, ये इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा नहीं, ये इस पर फोर्स लगाएगा F2। और ये F2 का वैल्यू कितना होगा? देखिए तो F2 का वैल्यू फिर से कूलम्स लॉ लगाएंगे, K इंटू Q बटा ए स्क्वायर। अच्छा, कुछ लग रहा है ना कि ये F1 और F2 दोनों बराबर नहीं आ रहा है क्या? देखिए इसका वैल्यू अगर हम देखें तो K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहां भी क्या होगा? K Q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मतलब F1 जो है वो बराबर है F2 के एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ F2 के। हम डायरेक्शन की नहीं बात कर रहे। अच्छा, आपको पता होगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। नहीं, अगर ये ऐसा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। अगर और ये वाला एंगल इसके अपोजिट एंगल है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आपका 60 डिग्री होगा। नहीं, बराबर होता है। अगर उतना आपको दिक्कत है फिर से देखिए, ऐसा ही बता रहे हैं कि ये 120 डिग्री होगा, लीनियर एंगल है ना, ये 60 डिग्री, तो इस पे तो आपका कितना होगा? 120 डिग्री। ये अगर 120 डिग्री है और ये एक लाइन है ना,
तो इस पर भी 180 डिग्री, ये 120 तो ये हो जाएगा 60। बात आई समझ में? मतलब आपके पास दो वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। ऐसा एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर ऐसा है, ये भी एफ है और ये भी एफ है, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तो 60 डिग्री। तो अगर आप वेक्टर नहीं देखें कि दो वेक्टर का सम हम लोग कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो आप जो है ना मेरा वेक्टर का वीडियो फिर से देखिए। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, अगर आप 11 में वेक्टर बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, सवाल नहीं बनाए हैं, तो हम जो है ना सारा सवाल भी करवाए हैं और आपको थ्योरी बताएं, वो सारा चीज आप पढ़िए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा आर बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वेक्टर का सवाल जाके देखिए कितना होगा। देखिए तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री ना। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 60 डिग्री का 1/2। यहां हम लोग पुट करेंगे 1/2। ये इसको मारेगा ना ऐसे करके, नहीं। फिर कितना आ गया? ये इसका अंडर रूट, मतलब कितना होगा? तो 3F स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब कितना आ जाएगा? √3F, नहीं। और F का मान आपको पता है, R बराबर लिखिए √3 इंटू F का मान तो हम निकाला है ना, KQ स्क्वायर बटा A स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नहीं, क्या इसी तरह आप यहां नहीं निकाल सकते हैं क्या? अगर हम बोले कि भाई इस सब के कारण यहां पे फोर्स निकालिए, तो एक फोर्स ऐसे होगा, दूसरा फोर्स ऐसे होगा, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा। नहीं, आप हर एक पे निकाल सकते हैं, हर एक वर्टेक्स पे जो रखा हुआ, हर एक इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स है ना, ए बी सी। हम जिस तरह यहां सी पर निकाले हैं, आप ए भी निकाल सकते हैं, इसके कारण यहां F1, इसके कारण यहां F2। उसी तरह यहां भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहां भी ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते हैं आप? ये आपके लिए रहा कि आप ए पर निकालिए, हम लोग सी पर निकाले ना, तो आप ए और बी दोनों पर निकालिए। बात आ रही समझ में? चलिए दूसरा सवाल देखते हैं कि जो है ना हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड नेचर दोनों बदल के देखते हैं क्या आता है। मिटा दें, दिख रहा है आप लोगों को? नोट कर लिए? चलिए मिटाते हैं इसको। पूरा नहीं मिटा रहे, चलो मिटा ही देते, फिर से बनाएंगे, क्या दिक्कत है। और अंतिम में जो है ना हम लोग सवाल करेंगे जेईई या नीट लेवल का, कोई देख लेते हैं क्या सवाल है। और हम आपको अभी वही करवाने वाले हैं जो आपको समझ में आए। फिर जो है ना लास्ट जब ये इलेक्ट्रोस्टेट का, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्जेस का ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जो है ना हम आपको एक या 2 वीडियो जो है ना सिर्फ सारा सवाल करवाएंगे जो नीट में पूछा हुआ हो और जो जेईई में पूछा हुआ हो अंतिम में। और हम लोग क्या करेंगे? सवाल को फाड़ के रख देंगे एकदम। बात आ रही समझ में? तो पहले हम लोग पूरा बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसका थ्योरी सीख रहे हैं, सब कुछ सीख करके फिर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। अभी एक एक टॉपिक का सारा जो है ना अभी हम लोग सवाल सॉल्व देखिए, तो हम लोग नेचर बदल रहे हैं। ऐसा हो कि यही सवाल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, हम यहां पे जो है ना -q रख देते हैं। ये ए है, यहां पे बी है और यहां पे सी है। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ठीक है। इस पे जो है ना अब आप जो है ना हमको इस सी पे, चलिए सी पर तो बार बार निकाल सके आप। फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द चार्ज kept at ए पर आपको जो है ना नेट फोर्स निकालना है, ये दोनों चार्ज के कारण। चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। फिर से वही ना, अच्छा ई दोनों का नेचर सेम ना, ई भी पॉजिटिव और ई भी पॉजिटिव, तो फोर्स करने लगने लगेगा। देखिए तो इससे दूर जाएगा, ऐसे हम इसको बोल रहे हैं F1।
और ये F1 का अगर हम आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो क्या होगा कि K क्यू बटा ए स्क्वायर, नहीं होगा ना। इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, K क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा देखिए यहां पे ये इस पे कितना फोर्स रहेगा, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये इसको अपने से प्रतिकर्षित करेगा या अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये क्या करेगा भाई, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये बोलेगा कि भाई मेरे तरफ आ जाओ तुम, हम नेगेटिव हैं। सबको नेगेटिव की तरफ जाता है ना, खूबसूरत होता है नेगेटिव, नहीं नेगेटिव जो है वो खूबसूरत है भाई, सबको उसके तरफ दौड़ा हुआ चला जाता है, नहीं। तो देखिए तो और ये होगा आपका F2 बोल रहे हैं। इसका फिर से मैग्नीट्यूड वही लिखेंगे ना, K क्यू बाय ए स्क्वायर। अच्छा देखिए कूलम्ब्स लॉ में हम लोग साइन नहीं लिख रहे थे कि ये दोनों का साइन में ये नेगेटिव है तो यहां हम लोग नेगेटिव लेकर के आ जाएंगे। बस हमको यहां पता चल गया कि इसके बीच में जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। अगर उससे दूर जा रहा है, दोनों अगर सेम चार्ज है तो फोर्स क्या होगा, उससे दूर जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है, इसलिए हम लोग यहां नेगेटिव नहीं लिख रहे हैं। तो फिर से क्या लिखे तो K क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मतलब फिर से मेरे पास आ गया F1 जो है वो F2 के बराबर है। अब देखिए तो यहां जो एंगल कितना होगा 60 डिग्री, नहीं यहां पे एंगल कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमको तो दोनों फोर्स के बीच में चाहिए ना, अगर रिजल्टेंट निकालना तो ये ऐसा आ गया है कि मेरे पास एक फोर्स ऐसे है एक फोर्स ऐसे, ये F ये भी F, नहीं और इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो ये अगर लाइन है ना, इसमें ये टोटल एंगल कितना होता है, ये पूरा की अगर हम बात करें तो 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 60 डिग्री दिया होता है, ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, नहीं ये आपका जो है 120 डिग्री हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है, आ रही है। तो चलो अब हम लोग जो है ना अब इस दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, R बराबर क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F2 cos थीटा, नहीं और सब तो बराबर है ना, तो लिखेंगे F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 120 डिग्री। किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकेंड क्वाड्रेंट, cos क्या होगा नेगेटिव, सबसे पहली बात है। और साइन 120 डिग्री, साइन 60 डिग्री के बराबर दो, साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा ना, cos 120 डिग्री साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। ये आपको बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, या cos 120 डिग्री ये cos 60 डिग्री के बराबर होगा, ये भी तो हम लोग बोल सकते हैं ना, लेकिन नेगेटिव के साथ का है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो यहां कितना हो जाएगा -1/2, यहां से ये मारेगा, नहीं क्या होगा यहां देखिए तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ये यहां से कटा, कितना हो जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर, मतलब कितना आंसर आ जाएगा F। इस पर जो नेट फोर्स लगेगा किस पे, इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो F के बराबर हो जाएगा। अब आपका टास्क है कि हम A पर निकाले हैं, आपको फोर्स कहां निकालना है, फाइंड एट B एंड C, ये आपको करना है। आपको जो है ना B और C पर फोर्स निकालना है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, चलिए इसको मिटाते हैं और हम लोग दूसरे तरह का सवाल, अब हम लोग जो है ना सेंट्रॉइड पे रखते हैं, ट्रायंगल के जो है ना अब चार्ज को सेंट्रॉइड पे रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। और आप जो है ना सवाल आप लोग बहुत ज्यादा कीजिए तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी देखिए एक सवाल देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए हमको। फिर से वही सवाल, एक ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल से प्यार हो गया है हमको। चलिए यहां पे एक क्यू चार्ज है, यहां भी क्यू चार्ज है, यहां भी क्यू चार्ज है, ए बी और सी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ ए और ए। हम बोल रहे हैं कि इसके सेंट्रॉइड पे
इसके सेंट्रॉइड पे जो है ना हम एक चार्ज Q रख दिए। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जानते हैं ना, परिकेंद्र, हिंदी में बोल रहे हैं आप लोगों को, परिकेंद्र। मार्कर गिरा मेरा। जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के परिकेंद्र पर जो है ना हम लोग एक चार्ज रख रहे हैं। तो इस चार्ज पर यहां पे जो आप रखे हैं ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं O पॉइंट। इस पर आप नेट फोर्स हमको कैलकुलेट करके बताइए कि इस पे जो है ना नेट फोर्स कितना होगा। इस पर अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो कितना आएगा, क्या बता सकते हैं कोई? तो आप जो है ना वीडियो पहले पॉज कीजिए और जो है ना सवाल बनाना स्टार्ट कीजिए। नहीं, मेरा वाला छाप दीजिए, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए, अभी सारे चार्ज का नेचर जो है क्या है, सेम है। नहीं, इस पर जितना चार्ज है सब जो है पॉजिटिव चार्ज है। हमको बताइए तो इसके कारण यहां जो फोर्स लगेगा वो ऐसे होगा ना, इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऐसे, और इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो ऐसे। नहीं, हम लोग इसको बोल रहे हैं ए के कारण फोर्स लगेगा तो एफ ए बोल रहे हैं। इस O पर A के कारण लगने वाला फोर्स, इस O पर B के कारण लगने वाला फोर्स, ठीक है, और इस O पर C के कारण लगने वाला फोर्स। तो तीन गो फोर्स आपके पास ऐसे आ गया, देखिए तो ऐसे, यही है ना, ये आपका FOA, ये FOB और ये FOC, ऐसा ही फोर्स है ना। अच्छा देखिए, तो हम अगर इसकी बात करें FOA का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q बटा OA का होल स्क्वायर। नहीं, दोनों के बीच में दूरी तो ये है ना, Q, इसको क्या लिखिएगा आप, Q स्क्वायर बटा OA का होल स्क्वायर। नहीं, अगर हम यहां बात करें, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन इंटू डिस्टेंस क्या है, AO। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, Q बटा OB का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा OB का होल स्क्वायर। यहां हम लोग क्या बोलेंगे, Q बटा OC का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर बटा OC का होल स्क्वायर। बात आ रही है आपको समझ में? अच्छा, आपको एक बात पता होगा कि किसी ट्रायंगल में जो है ना उसका जो सेंट्रॉइड होता है, किसी ट्रायंगल में, किसी त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है ना, वो इसको टू इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। जो ये मीडियन है, इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में, AD अगर हम बात करें कि AD कोई लाइन है तो उसका सेंट्रॉइड इस AD को 2:1, मतलब कि ये 2 होगा तो ये 1 होगा। हम यहां बोल रहे हैं कि भाई अनुपातिक, इसका कांस्टेंट हम लोग x मानते हैं, तो ये AO कितना हो जाएगा, AO आपका 2x के बराबर होगा, और OD जो होगा ये आपका x के बराबर हो जाएगा। नहीं, क्या हमको ये बात ट्रायंगल बताया है, आप जो ना 9-10 में पढ़ के आए होंगे कि किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो देखिए, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, तो KQ स्क्वायर बटा 2x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दें। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, KQ स्क्वायर बटा 2x का होल स्क्वायर। उसी तरह यहां क्या होगा, KQ स्क्वायर बटा 2x का होल स्क्वायर। नहीं, अच्छा, अभी सब एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। अब इस दोनों का रिजल्टेंट इधर ही होगा ना। और देखिए ये क्या, ये दोनों जो क्या है, बराबर है, मतलब कि FOB जो है ये बराबर आ गया किसके, FOA के।
ये बराबर आ गया एफ ओ सी के, नहीं सब एक दूसरे के बराबर है। तो इसका अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो ये एफ के बराबर हो जाएगा ना। कैसे, आपको पता है अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इंटू कॉस 120 डिग्री ना, कॉस 120 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1/2। ये इसको काटेगा, ये स्क्वायर स्क्वायर कटेगा, मतलब कितना आ गया रूट एफ स्क्वायर बराबर आंसर कितना होगा एफ। मतलब देखिए तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर है। अब जो नेट होगा, अब देखिए तो अब कैसा आ गया, तो भाई ये रिजल्टेंट ऐसे आया है, ये एफ ओ बी और इधर कितना है आपका एफ और यहां आपका ओ है। देखिए एफ ओ बी का मान भी तो एफ के ही बराबर है ना, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ बराबर 0। मतलब यहां पे कितना फोर्स लगेगा, 0 फोर्स लगेगा। ये बात आपको समझ में आई कि इस पर जो है ना 0 फोर्स लगेगा। ये बात क्लियर है, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या है कि स्क्वायर है, ए बी सी और डी, इसमें इसका साइड ए और ए है, सबका साइड। यहां पे हमें चार्ज रखे हैं क्यू, यहां भी क्यू और यहां भी चार्ज रखा हुआ कितना Q। आपको जो है ना बताना है किसी एक पॉइंट पे, सी पे बताइए, जहां भी बताना है आप बताइए उनको कि जो है ना कितना फोर्स लगेगा किसी भी एक वर्टेक्स पे, ए बी सी डी, जहां आपको बताना है बताइए। चलिए हम बोल रहे हैं फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज कैप्ड एट सी। हम बोल रहे हैं कि सी पर जो है ना जो चार्ज रखा हुआ है इस पर नेट फोर्स बताइए। अच्छा देखिए तो इसके कारण इस पर जो नेट फोर्स होगा ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, इसके कारण हम बोल रहे हैं कि एफ पर सी के कारण लगने वाला फोर्स, इस सी पर बी के कारण लगने वाला फोर्स, और ये कितना हो जाएगा, तो बोलिए फिर से के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। नहीं, इसके कारण यहां पे जो फोर्स लगेगा, मतलब क्या हुआ कि इस सी पर डी के कारण लगने वाला फोर्स, ये भी कितना होगा, तो बोलिए के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसके कारण यहां हम फोर्स देख ले सकते हैं। अच्छा देखिए इसके कारण जो फोर्स होगा वो किधर होगा, ऐसे ना, नहीं ये इस पर रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगाएगा ना, और ये एफ पर सी पर ए के कारण लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो के क्यू स्क्वायर बटा, अब देखिए डिस्टेंस कितना होगा, तो ये √2a हो जाएगा ना। कैसे, देखिए ये इसका डायगोनल होता है ना, ये कितना होगा √a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का है। देखो समकोण त्रिभुज जैसा ना लग रहा है, इसको आप भर दीजिए, ये समकोण त्रिभुज लग रहा है ना, जिसमें ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका हम लोग हाइपोटेन्यूस की बात कर रहे हैं। तो बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √2 होगा ना, तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे √2a इसका होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। अच्छा ये दोनों फोर्स हम बात कर रहे हैं कि एफ सी डी एंड एफ सी डी, ये दोनों के बीच में थीटा कितना है, देखिए तो 90 डिग्री ना, इस दोनों के बीच में थीटा कितना है 90 डिग्री, और ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के बराबर है, एफ के बराबर नहीं। तो हम लोग इसका जो रिजल्टेंट आर बराबर क्या लिखते हैं, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और यहां 2ab आएगा, वो तो कट जाएगा ना, क्या कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, तो ये टर्म जाने दीजिए, हम लोग सिर्फ इसको यहां से लिखते हैं, मतलब कितना है देखिए तो √2 इंटू एफ,
मतलब इधर कितना फोर्स आ गया मेरा, ये इसका जो रिजल्टेंट √2 इंटू एफ। नहीं, ये बात आ रही समझ में आपको या नहीं आ रही है? ये बात क्लियर है? अब देखिए ये दोनों फोर्स जो है ना एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग एफ नेट की अगर हम बात करें तो कितना लिखेंगे कि √2 इंटू एफ प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर। अच्छा, के क्यू स्क्वायर बाय स्क्वायर को हम लोग एफ नहीं लिखते क्या? ऐसा लिखे √2f प्लस एफ बाई 2, नहीं क्या √2 प्लस एफ बाई 2, ऐसा नहीं हो सकता है? देखो होगा, एकदम होगा। यहां से एफ कॉमन हम लोग लेते हैं, यहां क्या √2 का मान कितना होता है, यहां बचा √2 प्लस 0.5 ना, कितना आ जाएगा? तो 1.414 प्लस 0.5 इंटू एफ, नहीं तो कितना आ जाएगा एफ इंटू 1.914। दैट इज योर आंसर कि इस पर जो एफ नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, तो 1.914 इंटू एफ के बराबर। एफ का मान तो आपको पता है ना, के क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इतना बात आपको समझ में आ रही है? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? मिटा दें इसको, मिटा दें भाई, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए तो दूसरा सवाल दें, इसमें जितने तरह का सवाल होगा ना हम सब आपको करवा देंगे, और जो आपको होमवर्क दे रहे हैं वो आप जो है ना खुद कर कीजिए, नहीं तो फिर क्या नहीं समझ में आएगा। फिर से हम एक ले रहे हैं, क्या स्क्वायर ले रहे हैं, इसका साइड ए और ए, यहां क्यू है, यहां क्यू हम बोल रहे हैं कि इसका डायगोनल जो है ना, ये डी डायगोनल है, इसका ए सी डायगोनल है, विकर्ण है ना, आपको पता होगा विकर्ण है, डायगोनल है। हमारा दोनों डायगोनल जहां एक दूसरे को कट कर रहा है ना, इस ओ पॉइंट पर हम बोल रहे हैं कि यहां पर हम एक चार्ज क्यू रख दिए, यहां पर जो है हम एक चार्ज क्यू रख दिए हैं। तो बताइए इस पर जो है ना कितना फोर्स लगेगा, इस पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो कितना फोर्स लगेगा? अच्छा बताइए तो। और आपको पता होगा कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है ना, एक दूसरे को मिड बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए तो इसके कारण यहां फोर्स कितना लगेगा, ये एफ, इसी के इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा कितना होगा, एफ, नहीं क्या? तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। F1 जो है ये हम बोल रहे हैं कि इस D पर O के कारण, तो O पर D के कारण लगने वाला फोर्स और O पर B के कारण लगने वाला फोर्स, तो क्या होगा? तो OD जो है FOD ये बराबर होगा FOB के ना, सब कुछ तो बराबर है, Q बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो फोर्स भी बराबर होगा। इतना सवाल करने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ ये डिस्टेंस इसके बराबर, ये डिस्टेंस इसके बराबर, चार बराबर, तो सारा फोर्स बराबर, मतलब इस डायरेक्शन में एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 का, दोनों बराबर है और एक दूसरे के अपोजिट है। सेम टू सेम इस पर इसके कारण लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर, इस पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर, मतलब देखिए फोर्स कैसा आ गया, ऐसे, मतलब एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात आपको क्लियर है कि एफ नेट 0 कैसे हुआ? ये आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, हमको बताइए। कहीं अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो आप जो है ना हमको कमेंट करके बताइए, और बताइए कि आपको वीडियो जो है ना कैसा लग रहा है, और हम आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए तो एक सवाल जो है ना नीट लेवल का हम लोग देखते हैं क्या सवाल है।
चलिए देखिए हम सवाल लिख रहे हैं। सपोज अ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या लिखे? सपोज अ चार्ज, सपोज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड electron, suppose a charge on proton and electron are differs slightly। चलो नीट लेवल का हम लोग सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना, स्लाइटली। देखते हैं, नीट में पूछा हुआ सवाल है ये। वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड ई प्लस डेल्टा ई। बोला सपोज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज माइनस ई एंड अदर, यानी कि एंड अदर इज ई प्लस डेल्टा ई। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इफ द नेट electrostatic force, if the net electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom, between two hydrogen atom placed at a distance d, placed at a distance d much greater than atomic size, much greater than atomic size, apart is zero, then delta E, then find डेल्टा ई। आपको जो है ना डेल्टा ई का मान बताना है। तो क्या लिखा हुआ है, एक बार आप सवाल देखिए बढ़िया से। दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा गया ना, कोई बात नहीं, फिर भी दिख जाएगा आपको। आप थोड़ा सा क्वालिटी हाई करके देखिएगा, ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा तो। हम यहां से देखे तो पढ़ रहे हैं, सपोज अ चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफर स्लाइटली। इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है ना, वो थोड़ा बहुत ही कम के अंतर से जो है ना वैरी कर रहा है, और दोनों में से एक पर चार्ज माइनस ई तथा दूसरे पर चार्ज जो है ना ई प्लस डेल्टा ई है। इतना बात आई आपको समझ में। अब क्या किया कि एगो हाइड्रोजन एटम लिया, दूसरा और हाइड्रोजन एटम लिया, और दोनों एक दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डी डिस्टेंस पे। तो बोल रहा है कि आप डेल्टा ई का मान बताइए यदि उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो जीरो है। दोनों मिला करके जो है हाइड्रोजन पे नेट फोर्स जीरो लग रहा है। तो देखिए, तो अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अंदर में बेचारा प्रोटॉन है, बाहर में जो है इलेक्ट्रॉन है। हमने चलो भाई प्रोटॉन का चार्ज आपका कितना है, तो ई प्लस डेल्टा ई है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो बोल रहे हो माइनस ई है। हमने ई वाला हाइड्रोजन एटम, और देखिए एक बात यहां लिखा हुआ है कि डी जो है ना मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज से जब बहुत बड़ा है। काहे? अगर एटॉमिक साइज से नहीं बड़ा होगा तो हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि जो न्यूक्लियर फोर्स होगा ना, जो नाभिक वाला फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डोमिनेट कर जाएगा। ये पॉइंट हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा भी तो, इसलिए ये पॉइंट यहां लिख दिया है। और ये सवाल जो है ना नीट में पूछा हुआ है, ये जो है ना नीट में पूछा हुआ सवाल है। अगर इसका साइड तो डी आपको जो है ना सफिशिएंट डिस्टेंस पे वो और हाइड्रोजन एटम जिसका ये न्यूक्लियस है,
अंदर में बेचारा प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन है। ये डिस्टेंस कितना है, डी दिया हुआ। इस पर चार्ज कितना है, माइनस ई है, और इस पे चार्ज आपका ई प्लस डेल्टा ई है। तो अच्छा, आप हमको ये बताइए कि इस पर नेट चार्ज कितना होगा इस हाइड्रोजन एटम पे। अगर हम नेट चार्ज की बात करें, नेट चार्ज, तो भाई प्रोटॉन का चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यही बात है ना कि क्या आप लिखेगा, तो प्रोटॉन का चार्ज ई प्लस डेल्टा ई और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस ई, ये दोनों कटेगा, कितना आ जाएगा, डेल्टा ई ना। इस पर भी तो उतना होगा ना, इस पर ये वो हाइड्रोजन एटम जो है इस पर नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो ई प्लस डेल्टा ई माइनस ई, मतलब इस पर नेट चार्ज कितना आ गया, डेल्टा ई। अब तो आपके लिए एकदम आसान हो गया ना कि एगो यहां चार्ज रखा हुआ है डेल्टा ई, एगो यहां चार्ज रखा हुआ है डेल्टा ई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डी। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए हमको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर क्या हो जाएगा, तो के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है ना। तो इस पर Q1 का मान कितना आ गया, देखिए तो डेल्टा ई, इस पर भी कितना आ गया है, डेल्टा ई, कितना होगा देखिए तो के डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का स्क्वायर, नहीं डेल्टा ई गुना डेल्टा ई का स्क्वायर, और बटा कितना होगा, डी का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के बीच में का हाइड्रोजन के पास मास भी होगा ना, हाइड्रोजन के पास जो है इसका अपना मास भी होगा। और मास ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है कि मास ऑफ हाइड्रोजन का जो मास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सवाल में 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, ये दिया हुआ कि हाइड्रोजन का मास जो है आप इतना लीजिए। तो देखिए तो हम बोलेंगे यहां एगो M1 है, यहां एगो M2 है, क्या होता है देखिए तो G इंटू M1 M2 बटा आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। तो G इंटू एम स्क्वायर बटा डी स्क्वायर में हो जाएगा, एम तो दोनों बराबर हो गया, और बोल रहा है कि दोनों का सम जो है ना वो 0 है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस एफ जी, ये बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, नेट फोर्स 0 है। तो क्या होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर किसके हो जाएगा, एफ ग्रेविटेशनल फोर्स के। अब चलिए दोनों को बराबर कर देते हैं, सवाल मिटा दें, सवाल थोड़ा सा मिटाते हैं। आई होप आप सवाल नोट कर लिए होंगे। देखिए तो बोल रहा है कि नेट जो है ना, नेट फोर्स 0 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ गया, के डेल्टा ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो जी इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये कटा यहां से, हमको डेल्टा ई का ही मान चाहिए ना कि डेल्टा ई कितना होगा, तो डेल्टा ई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर बट्टा के ना। जी का मान आपको पता होगा 6.67, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अगर आपको नहीं पता है तो ये जो है ना आप लिख लीजिए, कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और ये आपको याद होना चाहिए, समझ रहे हैं। एम का मान दिया हुआ है ना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो देखिए तो डेल्टा ई जो है ये क्या होगा, तो अंडर रूट 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 गुना 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। नहीं, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मिटाएं इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए डेल्टा ई का मान क्या आ रहा है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा स्क्वायर से ना, ये स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। नहीं, यहां देखिए इसको आप ऊपर लेकर के जाइएगा, चलिए पूरा करके ही आपको दिखाते हैं। 6.67 डिवाइड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। नहीं, ये ऊपर जाएगा तो जुट जाएगा ना, ये ऊपर जाकर के जुट जाएगा, फिर ये बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से तो 10 बाहर निकल जाएगा ना। 1.67 इंटू
10 टू द पावर माइनस 27 गुना 10 के पावर माइनस 10। बात आ रही है आपको समझ में? नहीं तो इसको आप ऐसे करके लिखिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए तो इसका पावर 1/2, रूट का मतलब ये होता है ना। अब चलिए इनटू इसका वैल्यू आप अगर निकालिएगा तो कितना ये आ जाएगा 0.84 के लगभग आता है, 0.84। इसको अगर इससे गुना कीजिएगा आएगा 1.43 के लगभग, 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 कूलम आ जाएगा ना। माइनस 37 कूलम का जो है ना इतना चार्ज से डिफर कर रहा होगा। डेल्टा ई का मान मेरा कितना आ गया 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 37 कूलम। ये बात आपको आ रही समझ में? ये बात आपको क्लियर है? तो ये जो है ना नीट का सवाल था। इसके बाद जो है ना हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे दूसरा लेक्चर और जो है ना हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या? तो परमिटिविटी, विद्युतशीलता क्या होती है किसी मीडियम की, किसी मीडियम की विद्युतशीलता हम लोग कैसे निकालते हैं और वो कूलम्ब के फोर्स को कैसे इफेक्ट करता है ना, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे और उस पर सवाल करेंगे। तो बताइए ये लेक्चर आपको कैसा लगा? न्यूमेरिकल सब आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? आप इससे कुछ सीखे या नहीं सीखे? आप हमको जो है ना कमेंट करके बताइए और पढ़ते रहिए, अपना नोट्स खुद बनाइए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहिए। ये सब सारा काम करते रहिए और एक साल बढ़िया से तैयारी कीजिए आपका 12। ठीक है? तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।